हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अ, जो हमारा लैंग्वेज फर्स्ट है। लैंग्वेज फर्स्ट में जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो है हिंदी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, भाषा फर्स्ट है और ये हिंदी वाला पार्ट हम यहाँ इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो कि हमारा 2024 का है ये पेपर, CTET का, ठीक है। और जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा। सीईटी जो हमारा कब होने वाला है, 2026 में हो रहा है, 6 फरवरी को, ठीक है। 6 फरवरी को होने वाला है ये पेपर, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे हिंदी का के प्रश्नों का सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। लैंग्वेज कैसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि देखिए 30 का आपका लैंग्वेज फर्स्ट आता है और 30 का लैंग्वेज टू, L1 30 का, L2 30 का। तो आप देखिए यहाँ भाषा के बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कठिन प्रश्न रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेवल थोड़ा सा कम ही रहता है, इतना भी कठिन नहीं देते। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर 30 में से, वैसे 30 तो सही होना मुश्किल ही होता है, रेयरली ही ऐसा होगा कि आपके 30 आउट ऑफ 30 सही हो जाएंगे। तो फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि आपके 30 में से 30 प्रश्न अगर सही हो जाते हैं, तो अगर आपने 30 यहाँ, 30 हिंदी में, 30 लैंग्वेज 1 में, L1 में, और 30 लैंग्वेज 2 में अगर आप सही कर देते हो, तो आपको कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल हमारा होता है 150 मार्क्स का। उसमें से 60 मार्क्स अगर आप सही कर देते हो, तो देखिए आप देखिए जनरल के लिए है 90 मार्क्स, ठीक है, मिनिमम लाना। और ST SC के लिए शायद 84 85 इतना ही रहता है। तो आप इसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे अगर आप लैंग्वेज के दोनों पार्ट्स को अच्छे से करते हैं, ठीक है। बाकी आपके 60 मार्क्स आप ले आते हो, तो 30 मार्क्स आप मान लीजिए आपका CDP में ले आओगे ना, आधा आधा। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, और इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट का भी रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको इजी पड़ जाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए आपका CDP कमजोर है, और इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट में भी अगर आपका मार्क्स कम भी आता है, तो यहाँ आपको सिर्फ 30 मार्क्स ले आने हैं। इसके बाद 30, मान लीजिए 15 आपने यहाँ सही कर दिए, 15 यहाँ सही कर दी, तो फिर भी आप क्या होगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे एटलीस्ट। हो सकता है कि आपका ज़्यादा मार्क्स आए, आप अच्छे हो पढ़ने में, बट यहाँ पर बात है क्वालिफाइंग पेपर है, ये नेचर का, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आप अगर यहाँ पर मिनिमम 30 मार्क्स भी ले आते हो, तो आप इस पेपर को या फिर इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को पार कर जाते हो, ठीक है। बाकी अगर आप, ये है मिनिमम, आप इसको अगर सही करते हो, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों लैंग्वेज वाले पार्ट्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट निभाते हैं आपके CTET में, ठीक है। इसमें आपका बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि आप अगर अच्छे मार्क्स से इसमें ले आते हो, तो आप इसको कट ऑफ को पार कर सकते हो, ठीक है, जो कि 90 रहता है जनरल के लिए। तो आइए इस पार्ट में अब हम हिंदी का सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर हम मोटे तौर पे देखें तो हिंदी में 2024 में क्या आया है, एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला पार्ट। यह एक अनसीन पैसेज बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसको अपठित गद्यांश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अपठित इसलिए बोलते हैं कि हमने इसको, सॉरी, अपठित मतलब पढ़ा नहीं है करके, ठीक है। अपठित गद्यांश भी बोला जाता है इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको अनसीन पैसेज, ठीक है। ये हो गया। तो इसको अगर आप करते हो, तो इसमें क्या होता है कि इस पार्ट को आपको पढ़ना, रीड करना पड़ेगा, और नीचे जो दिया गया होगा उसको, क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये दे रखा है, इसके हैं, उसके बाद क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, तो देखिए ये तो इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन इसमें होंगे, थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है। और दूसरा ये है, दूसरा गद्यांश ये है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पूछा गया है कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो बस इस इतने में ही ये लैंग्वेज का जो पार्ट 1 है, लैंग्वेज 1 हिंदी वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि हिंदी वाले पार्ट में क्या आ रहा है, बेसिकली 2 पैसेज आ रहे हैं, 2 गद्यांश बोल सकते हैं इसको। तो 2 गद्यांश आ रहे हैं। आप अगर इसमें
सही कर देते हो तो आप 30 मार्क्स लाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इन लैंग्वेज से ही आपका बेस होगा, ये एक तरफ से आप समझ सकते हो कि फ्री के मार्क्स से है, इसको आपको जाने नहीं देना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पाठ को। जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता में ला रहा, जलप्रपात देवता पूर्वज बचपन के घर के सामने छूट गए, कंठ चंदन और बकौली के पेड़ मैं कविता में नहीं लाया, मोहल्ले की खुली हुई बदबूदार नालियां, कभी उफनता क्रोध, कभी अचानक हुआ उल्लास, मैं कविता में बचा पाया जो मेरे पास नहीं था। यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है, पर बचा कर होगा क्या, बस कितना जरूर भारी हो जाएगा। सॉरी, ये गद्यांश नहीं है क्योंकि ये कविता का पार्ट है, तो इसको गद्यांश नहीं बोलते हैं, पद्यांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई, ये अपठित गद्यांश नहीं है, इसको आप पद्यांश या कविता बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम कविता बोलते हैं या पद्यांश बोलते हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश नहीं है, गद्य का भाग नहीं है, क्योंकि कविता है तो कविता को हम पद्य खंड बोलते हैं। ठीक है, या पद्यांश भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि इस कविता को हम पढ़ के थोड़ा बहुत आपको जितना भी समझ में आया है, इसका माध्यम से हम अब इन प्रश्नों को आंसर करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 91 में है, कविता रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका। तो यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है, मैं नहीं लाया, मोहल्ले की खुली बदबूदार नालियां और कभी उफनता क्रोध। ठीक है, अचानक हुआ उल्लास, ये चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, नालियों वाला ऑप्शन तो है नहीं, देखिए अपने क्रोध वाला ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और ऑप्शनों को देखें तो वो भी नहीं होगा। कैसे, चंदन के वृक्ष का तो है ही नहीं। ठीक है, पूर्वजों का 1 मिनट, नहीं लाया वाले में पूर्वज नहीं है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है, और झरनों का भी नहीं होगा। ठीक है, तो किसका चित्रण नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 का, 91 का क्या हो जाएगा, अपने क्रोध का। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 4, इसमें क्या है, रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है। तो 92 का देखिए यहाँ पर भ्रम वाली लाइन थी, इसको पढ़ लेते हैं। यह भी एक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है, कविता कुछ बचा पाती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि कविता कुछ बचा पाती है, यह भी एक भ्रम है। तो उससे रिलेटेड ऑप्शन देखेंगे, तो पहला ऑप्शन है, कविता कुछ भी संरक्षित नहीं कर सकती है। ठीक है, कविता में अलभ्य अलभ्य का ही चित्रण हो सकता है, मतलब जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता है उसका ही चित्रण हो सकता है। ठीक है, कुछ संरक्षण नहीं कर सकती, जो प्राप्त नहीं होता है उसका चित्रण करती है। तीसरा ऑप्शन है, कविता में सुलभ्य का ही चित्रण होता है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कविता में हम किसी चीज को संरक्षित कर सकते हैं, ऐसा भ्रम है लेखक को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखो कह रहा है कि मैं कविता में बचा पाया जो मेरे पास नहीं था, यह भी एक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है। तो कौन सा भ्रम है कि कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है, यह भी एक भ्रम है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न संख्या 93, तो इसका क्या होगा उत्तर, पहले पढ़ लेते हैं। रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा, किसका चित्रण किया जाता रहा, तो इसका राइट ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, इसको कहाँ पर है इसका आंसर, किसका चित्रण किया जाता रहा। ये देखिए इसका तो नहीं किया है, ये जो नहीं वाली लाइन है ये सारे नहीं के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये कविता में जो नहीं लाया गया है वो है। ठीक है, ये नहीं लाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न, इस प्रश्न में हमें क्या देखना है, प्रश्न संख्या 93 में किसका चित्रण किया जाता रहा, मतलब
कविता में ये गलत चीजें नहीं लाती, जो मतलब बदबूदार नालियां इस प्रकार क्रोध को, ये चीज तो नहीं लाई। कविता में क्या अच्छी अच्छी चीजों को लाया जाता था। तो यहाँ से हम कैसे ढूंढेंगे? देखो, जो मेरे पास नहीं था उसे मैं ही कविता में लाता रहा। यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, इसमें क्या है, कविता ये लाया जाता है कविता में, ठीक है। अच्छी अच्छी चीजें, जैसे हम भी कोई कविता लिखते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं ना उसमें, तो वही चीज इसको कहा गया है, ठीक है। तो क्या क्या लाता रहा? जल प्रपात, देवता, पूर्वज, ठीक है, बचपन के सामने छूटे हुए, ये इन में से जो भी होगा वही हमारा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला है दुर्गंधपूर्ण नालियां, ये तो नहीं लाया था। जल प्रपात लाया था, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, क्रोध को भी नहीं लाया था और उल्लास को भी नहीं लाया था, तो ऑप्शन 2 जल प्रपात क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर किसमें, 94 में, ठीक है। 94 में जाते हैं। तो 94 क्वेश्चन क्या है? रचनाकार ने कविता में क्या सजोने का प्रयास किया? तो क्या सजोने का प्रयास किया इन्होंने, लिखिए यहाँ पर देख लेते हैं। क्या सजोने का प्रयास किया? कुछ बचाकर, पर बचाकर होगा, बस कविता जरूर भारी हो जाएगी। क्या बचाने का प्रयास किया है? देखो, जो मेरे पास, यह भी एक कुछ बचा पाती, यह भ्रम है। तो ऐसा तो डायरेक्ट आंसर इसका कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक बार यहाँ पर पढ़ना देख से ध्यान से, यह भी एक भ्रम है कि कुछ बचा पाती है। तो हम क्या, देखो, जो मेरे पास नहीं था, यह भी एक भ्रम है कि कविता कुछ बचा, जो नहीं था वह बचा पाती है, ऐसा भ्रम है ना। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन देखते हैं। तो रचनाकार ने कविता में क्या संजोकर रखने का प्रयास किया है? अपने अनुभव, अपनी इच्छाएं, जो उसके पास नहीं था, ठीक है। तो ये ऑप्शन, आप ऑप्शन से सीधे पैसेज देखने की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ से भी देख सकते हो। जो उसके पास नहीं था, रचनाकार के पास, उसी को संजोने का प्रयास किया गया, जैसे जलप्रपात, पूर्वज, ठीक है। और किसी का भ्रम यह नहीं सजो के रखा के अंदर था, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो उसके पास नहीं था, ठीक है। 94 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 95। क्या लिखा है? कविता जरूर भारी हो जाएगी में कविता के भारीपन से क्या से है? कविता का भारी मतलब कविता में भारी भारी शब्द आना, इस प्रकार से सोच सकते हैं हम, या फिर वो उसमें बहुत सारे भाव, ये भी हम समझ सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। कविताओं में भाव की गंभीरता, ठीक है, बहुत से ऐसे शब्द यूज करेंगे तो कविता भारी हो जाएगी, मतलब उसमें भाव आ जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कविता का क्लिष्ट होना, कविता का अरुचिकर होना, कविता में शब्दों की संख्या अधिक होना, ये तो नहीं होगा। उसका जो भाव है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और चीजें आएंगी। तो 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 96। जल प्रपात का सामासिक विग्रह बताइए। जल प्रपात, जल का प्रपात, ऑप्शन ए जल का प्रपात, इसको अभी राइट नहीं करेंगे। जल का प्रपात, जल से प्रपात, जल पर प्रपात, जल में प्रपात। प्रपात का अर्थ सिंपल होता है गिरना, ठीक है, ऊंची जगह से गिरना, गिरना। या प्रपात, जैसे पानी ऊंचाई से गिरता है तो उसको बोलते हैं जल प्रपात, ठीक है। तो यहाँ पर है जल का प्रपात भी बोल सकते हैं, जल पर प्रपात, जल पर गिरना, जल से गिरना, जल में गिरना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट होगा। जल का प्रपात मतलब जल का ऊंचाई से गिरना। जल से प्रपात, जल से ऊंचाई से गिरना, इस टाइप से नहीं बनेगा ना सेंस। तो जल पर प्रपात, पानी में ऊंचाई से गिरना, ये भी नहीं बन रहा है। पानी में प्रपात, ये भी नहीं है। तो जल का प्रपात, पानी का झरना, झरना भी बोल सकते हो हम, प्रपात को झरना भी बोला जाता है। तो जल का झरना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अधिगम, अधिगम का मतलब होता है पढ़ाना या ज्ञान लेना, ठीक है।
तो भाषा से ज्ञान कैसे लेते हैं, इसमें कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 97 में। तो देखिए, मुद्रित मतलब प्रिंट समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। मतलब अगर हमारे पास किताबों को बोल सकते हैं हम, ठीक है। मुद्रित जो हमारे पास समृद्ध परिवेश है, तो किताब मुद्रित तो होती है, छपी होती है। तो इससे हम क्या होता है, कह रहे हैं कि मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा का अधिगम त्वरित होता है, जल्दी हम सीख पाते हैं। ये बात तो सही है, हम लिख कर या मुद्रण वाली चीजों से जल्दी सीख सकते हैं। तो ये बात सही है और हमें सही ही ढूंढना था। तो मुद्रित परिवेश में भाषा का अधिगम त्वरित गति से होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती। बिना भाषा के गणित सिखा लोगे आप बच्चों को, नहीं सिखा सकते, ऑप्शन गलत। भाषा अधिगम अवचेतन रूप से घटित हो, अवचेतन रूप से होता है भाषा, मतलब बिना बोले, चेतन मतलब बोल के ही तो होगा, वो चेतन अवस्था में होगा, ठीक है। अवचेतन मतलब मन ही मन में, अंदर ही अंदर, ठीक है। भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों के पठन के माध्यम से होगा, केवल पढ़ के ही भाषा सीखी जा सकती नहीं, लिखना भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 98। रोना, कूजन और बलबलाना भाषा विकास के किस चरण अवस्था के उदाहरण है? तो रोना, कूजना और बलबलाना भाषा की कौन सा अवस्था है वो बताना है। पूर्व भाषिक, अभिव्यक्ति परक, एक्सप्रेसिव, संदर्भात्मक, भाषिक। तो यह जो है, देखिए, भाषा बनने से पहले की अवस्था है बलबलाना, ठीक है। तो पूर्व भाषिक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रोना, कूजन और बलबलाना भाषा की पूर्व भाषिक अवस्था का उदाहरण है, ठीक है। प्रश्न संख्या 99। गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है, देखिए, अगर हम हिंदी से इंग्लिश में भाषा बदल रहे हैं तो हम जनरली बोलते भी है कि हम क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश में स्विच कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 में दिया है कोड स्विचिंग, ठीक है। हम मिक्स तो कर नहीं रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। स्विच माने होता है बदलना, आपको बता देता हूँ। स्विच का मतलब होता है बदलना, ठीक है। स्विच करना बोलते हैं ना आप, मेरी जगह पे आ जाओ। जैसे हम, अगर हमें, जैसे हम कोई बैठा होता है बच्चा अक्सर, तो वो क्या करते हैं, अपने दोस्त के ही बगल में बैठना चाहते हैं, तो वो अपने किसी सहपाठी से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ अपनी जगह स्विच करोगे, बदलोगे? तो वही है, उसने हिंदी से इंग्लिश में बदला, तो उसको हम बोलेंगे कोड अंतरण या कोड स्विचिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है इसमें से? सहारा देना स्कैफोल्डिंग है, निकृष्ट विकास का क्षेत्र ये भी है, भाषा अर्जन उपकरण, इसका पता नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया ये भी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भाषा अर्जन उपकरण वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी सहारा देना, स्कैफोल्डिंग, निकृष्ट विकास का क्षेत्र और सामाजिक अंतःक्रिया इसके सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 101। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य है, पाठ्यक्रम क्या करता है, अधिगम के प्रतिफल, मतलब अधिगम मतलब पढ़ाई लिखाई या जिसको ज्ञान अर्जन करना, ठीक है। प्रतिफल मतलब उसका रिजल्ट, ठीक है। तो उसके बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है, पहला है शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, सभी पाठों को पूरा करना, अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना। तो देखिए, ज्ञान का
जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है ना शिक्षण का, अधिगम का, शिक्षण का जो भी है, तो विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर वह विद्यालय में आया छात्र तो उसको कुछ चीजें नहीं आती है, तो अगर वह निकल रहा है विद्यालय से तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है, व्यवहार के में परिवर्तन कैसे कि अगर उसको कुछ पता नहीं है तो वह विद्यालय से निकलते समय उसको वह चीज पता हो, इसी को बोलते हैं शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 102। अपने फोन की संपूर्ण सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? सर्वेक्षण, समीक्षा, सरसरी तौर पर पठन स्कीमिंग, या बारीकी से पठन स्कैनिंग। तो अगर हम किसी का संपर्क ढूंढ रहे हैं तो हम सरसरी तौर पे थोड़े ना देखेंगे, बारीकी से देखेंगे कि ऊपर से ना ध्यान से बिल्कुल स्कैनिंग करेंगे उसका नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बारीकी से पठन स्कैनिंग। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 103। बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ के नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? ठीक है, नए शब्द हम नहीं सिखा रहे हैं और उसके स्थान पर क्या करते हैं, अर्थ के सीखने के स्थान पर, नए शब्दों के अर्थ के स्थान पर उन्हें संदर्भ के नए शब्द देने का परिणाम क्या होगा? ठीक है, जैसे मान लिया जाए, इसका एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए पहाड़ के बारे में बता रहे हो और हमने बोला कि पहाड़ का अर्थ न बता के उसको दूसरा नए शब्द दे दें उसका। ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है उसका परिणाम? उसका परिणाम क्या हो जाएगा? देखिए, पहला ऑप्शन है शब्द की बेहतर समझ को बनाने में मदद करेगा, कंठस्थीकरण का समुन्नत करेगा। देखो, कंठस्थ तो एक ही शब्द को बताएंगे तभी तो कंठस्थ होगा। बाकी तीसरा है समय की बर्बादी होगी, नहीं कोई चीज बता रहे हैं तो हम समय बर्बाद थोड़ी ना कर रहे हैं स्कूलों में। ठीक है, बच्चों को भ्रमित भी नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, अगर हम किसी शब्द के स्थान पर उसको नया शब्द उसका एक अर्थ में हम बोल सकते हैं कि उसका सिनोनिम बता रहे हैं, समानार्थी शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, समानार्थी शब्द बता रहे हैं या सिनोनिम बता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको उसको बेहतर समझ बनाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। लेखन का कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र कभी नहीं भी के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत को सुनाता है? ठीक है, तो वह कौन सा प्रकार है जिसमें कि लेखक मतलब जो जिसने वो लिखा है स्वयं को एक पात्र, मतलब उसको कहानी में उस अपने को एक पात्र नहीं बताता है। ठीक है, कहानी लिख दी लेकिन अपना पात्र नहीं लिखता है वो। ठीक है, तो उस वृत्तांत को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसमें देखिए, पहला है प्रत्ययकारी। प्रत्ययकारी इस परसुएसिव। ठीक है, परसुएसिव प्रत्ययकारी एक परसेप्शन बनाना, या हम प्रत्ययकारी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं प्रत्ययकारी को। तो ऐसा तो है नहीं कि जब अगर वो अपना पात्र नहीं लिख रहा है तो इसका इससे कोई संबंध नहीं रहता है। ठीक है, वर्णनात्मक, वर्णन करना। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी सही लग रहा है। आगे बढ़ेंगे। वृत्तांतात्मक। ठीक है, उसको वर्णन करके या वृत्तांत बता रहा है। और चौथा ऑप्शन है व्याख्यात्मक। तो किसी एक ही चीज की व्याख्या की जाती है जब एक टॉपिक की, तो उसको व्याख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्या तो कर नहीं रहा है, वो अपनी कहानी ही सुना रहा है, वृत्तांत सुना रहा है, तो वर्णन वर्णन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? वर्ण वृत्ता वृत्तांतात्मक। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है कि और वृत्तांत सुनाता है, तो यह कौन से टाइप का हो जाएगा? वृत्तांतात्मक वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट 105। तो इसका है, आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है प्रदर्शन, आदर्श पठन, और स्वस्वर काव्य पाठ रिसाइट करना, और चर्चा। तो हम चाह क्या रहे कि कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें। तो इसमें देखिए, होने को तो रिसाइटेशन में भी प्रतिभाग करेंगे ही, लेकिन
अगर हम उनको बहुत ज़ोर-ज़ोर से पढ़ के सुना रहे, तो उसमें से कौन पढ़ रहा है इसका भी हमें अच्छे से पता नहीं चल पाएगा, ठीक है? तो प्रदर्शन में भी होने को प्रतिभागिता, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा। आदर्श पठन में भी उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम 1-2 ही बच्चों से पढ़ा पाएँगे, एक पूरे ही पीरियड में। तो चर्चा अगर हम करते हैं, तो वह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? कक्षा में विद्यार्थी के अधिक से अधिक प्रतिभाग दर्ज कराने के लिए हमें किस विधि का अनुपालन करना चाहिए? चर्चा विधि का, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 106। एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है, ठीक है? मतलब डिटेल्स को या फैक्ट्स को या वर्णनों को सुनता है, तथा समश्रोतीय शब्दों, कॉग्नेट्स और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है? तो श्रोता है जो वो छोटी-छोटी बारीकी डिटेल्स को सुन रहा है अच्छे से, ठीक है? उसको नोट कर रहा है, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षार्थी दो दो के जोड़ों में पठन, सॉरी 106 था ना, हाँ, शीर्ष अधोगामी, टॉप टू डाउन, ठीक है? शीर्ष अधोगामी मतलब ऊपर से नीचे। उसके बाद है दूसरा है इनफ्रेशियल प्रक्रिया, निष्कर्षात्मक, मतलब इसमें निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है कि हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, विवरणों को डिटेल से पढ़ रहे हैं। रेखीय प्रक्रिया, लीनियर प्रोसेस है, और है बॉटम टू अप प्रक्रिया, मतलब नीचे से ऊपर। तो इसमें जो सुटेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। अब क्यों होगा बॉटम टू अप प्रक्रिया? देखिए, जब हम छोटी छोटी चीजों को नोट करके एक पूरा ही कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, तो इसको हम जब छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हैं, बॉटम टू मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना बोलते हैं इस प्रक्रिया को, ठीक है? अगर हम बड़े से छोटे की ओर बढ़ रहे हो तो हम शीर्ष अधोगामी, टॉप टू डाउन प्रक्रिया बोलते हैं इसको। लेकिन इस प्रक्रिया को यहाँ पर देखिए छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बॉटम टू अप प्रक्रिया, ठीक है? अब प्रश्न संख्या 107। लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी? लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी को हम अगर कह रहे हैं, तो पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगी इसमें, ठीक है? एक ही होगी, उसमें से हमें सही का ऑप्शन बताना है। शिक्षार्थी दो दो के जोड़ों में पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। चलो ठीक है, लघु कथा दो दो के जोड़ में पढ़ते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं, ठीक है। शिक्षार्थी कथाकार के जीवन संबंधी विवरणों की चर्चा करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लघु कथा में क्या था, ये चीज ही ज्यादातर होती है। जीवनी के बारे में हम अभी बोल नहीं सकते, अगर वो जीवनी नहीं हुई, हो सकता है कहानी भी हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि हम जीवनी का ही विवरण यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछती है और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो वाक्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, अच्छी बात है, लेकिन पठन के दौरान कौन सी गतिविधि हो रही है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन 4 पढ़ेंगे। शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो यह सबसे सुटेबल ऑप्शन है, तो यही राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर लघु कथा कह रहे हैं तो विद्यार्थी क्या करेंगे? कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 108। किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं, ठीक है। इस कार्य का क्या उद्देश्य है? मतलब बच्चों को बोल रहे कि आप प्रश्न बनाइए, तो इस कार्य का हमें उद्देश्य बताना है, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न संख्या पहला है, ऑप्शन नंबर 1 है, प्रश्न बनाने के अपने काम में उनकी मदद नहीं, अपना काम नहीं करवाना है भाई। ऑप्शन 2 है, अपने शिक्षार्थियों को यह अनुभव करवाना कि प्रश्न बनाना कितना कठिन कार्य है। यह बात भी सही नहीं है, उनके अंदर क्रिएटिविटी लाने के लिए ये किया जाता है। ऑप्शन 3 है, अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन 4 है, आप चाहते कि विद्यार्थी सकुलता प्रश्न बनाए, ये ऑप्शन गलत है। तो अपने शिक्षार्थियों को विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन
कराना, ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। प्रश्न संख्या 109, भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है। भाषा का जो आकलन करते हैं, ठीक है, उसका उद्देश्य किसका मापन, मतलब क्या माप रहे हैं हम, ठीक है, भाषा देख के उसका ना हम क्या चीज को मेजरमेंट कर रहे हैं विद्यार्थी के अंदर। तो पहला है विद्यार्थी की समग्र या योगात्मक उपलब्धि, शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि, शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। तो भाषा हमेशा निपुणता को देखती है, ठीक है, कि वह इस भाषा को बोलने में या इस भाषा को कितना जानता है, ठीक है, उसकी निपुणता को ही देखता है, ठीक है। निपुणता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता को आंकना भाषा आकलन का उद्देश्य होता है, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी के अपने सहपाठी की तुलना करना, नहीं ये सही नहीं है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 109। प्रश्न संख्या 110, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो जो शिक्षा में जो हम सहायक सामग्री या अधिगम सामग्री की बोल रहे हैं, इसको हम अधिगम सामग्री कौन कौन से, किताब है, ठीक है, मतलब मुद्रित माध्यम, ठीक है, हम ऑडियो विजुअल एड, टीचिंग एड वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ब्लैक बोर्ड ये वगैरह जो भी है सहायक सामग्री, तो कुछ भी हो सकती है ना, जो भी हम अधिगम में जो भी यूज हो रहे हैं उसको बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 110 का। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना। तो सामग्री से मतलब उनके रिजल्ट के लिए हम वो होना कि हाँ अच्छा आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अच्छी सामग्री यूज की है तो मतलब उससे रिजल्ट का आशा करना होता है, इसका मतलब इसका उद्देश्य ऐसा नहीं है। कक्षा में अनुशासनहीनता को कम करना, अनुशासनहीनता सामग्री से कम कैसे होगी, अगर कोई अनुशासनहीनता कर ही रहा है तो उससे उसमें कमी तो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 है शिक्षार्थियों का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना, ये हो सकता है लेकिन एक हद तक, बट अधिगम सामग्री तो अधिगम को सुलभ बनाता है, सरल बनाता है। तो यह ऑप्शन भी हम अभी नहीं बोलेंगे इसका सही होगा नहीं होगा। ऑप्शन 4 है शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न कराना। तो अधिगम सामग्री से क्या होता है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया या अधिगम कार्य में क्या हो जाते हैं, संलग्न। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है। और अब ये अंतिम प्रश्न है 111वां। इसमें है कि आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है, ठीक है, और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है, ठीक है। यह किसका उल्लेख है, मतलब चित्रों को संकेत कर रही है और कहानी को दोबारा से बोल रही है, ठीक है। तो इसको हम कौन सी एक्टिविटी या इसका क्या उद्देश्य है इसको बताना है। तो देखिए ध्वन्यात्मक जागरूकता, मतलब जो ध्वनि के प्रति उसकी जागरूकता है, ठीक है। तो वो संकेतों को देख के बता रही है, तो इसमें ध्वन्यात्मक मतलब सुनने वाली तो कोई बात नहीं है, ठीक है। वाक्य के अर्थ है जागरूकता, तो वह संकेत को देख रही है, चित्र को देख रही है, तो वाक्य का तो यहाँ पर नामो निशान है नहीं। वृत्तांतात्मक जागरूकता यह हो सकता है उद्गामी पठन अवस्था, तो पठन की अवस्था तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, वृत्तांतात्मक जागरूकता है उसके अंदर, ठीक है, कि चित्र देख के वो वृत्तांत के हिसाब से अपना स्टोरी को फिर से बता दे रही है ना कहानी को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितने क्वेश्चन थे हमारे पास, 30 क्वेश्चन थे हमारे लैंग्वेज 1 के हिंदी के, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया और आपने देखा होगा कि ये बहुत ही इजी था। तो ये हम सोच सकते हैं कि जो टेट का हमारा 150 मार्क्स का है, उसमें जो लैंग्वेज हमारा फर्स्ट और लैंग्वेज थर्ड सेकंड 30-30 मार्क्स के होते हैं, तो वह हमें एक तरफ से फ्री के मार्क्स कहना तो गलत होगा, बट हम कंपेयर करेंगे सीडीपी से, हम कंपेयर करेंगे सब्जेक्ट नॉलेज से जो कि 60 मार्क्स का होता है, सीडीपी 30 मार्क्स का। तो कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में मार्क्स गेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। जो अगर चाहता है कि वो एक ही बार में, और थोड़ा सा अगर उनका ये पार्ट कमजोर भी है
तो अगर वह दोनों लैंग्वेज में यहाँ 30 आउट ऑफ 30 लाने की कोशिश करता है, तो वह अगर उसमें 10-10 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं मान ली जाए, तो 40 मार्क्स तो यहाँ से कम वो लेके आ ही सकता है। बाकी रही बात 50 मार्क्स की, तो ये 60 और 30 में से अगर वो 50 मार्क्स के लिए आता है, तो 90 का जो क्राइटेरिया है 90% का, 19 मार्क्स का जनरल के लिए, उसको आसानी से फुलफिल कर सकता है। ठीक है, तो यह था हिंदी का पार्ट जो कि लैंग्वेज फर्स्ट था, जो कि आने वाली आपकी CET 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। CTET 2026 में आने वाली उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भाषा है हमारा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो उसको आप अच्छे से करिएगा। और इस प्रकार के दो ही यहाँ पर वो रहेंगे। ठीक है, दो ही, एक रहेगा हमारा कविता या पद्यांश बोल सकते हैं, और दूसरा हमारा आएगा गद्यांश। ठीक है, गद्य खंड के हिसाब से। ठीक है, तो यह सॉरी, अभी एक तो क्वेश्चन और बचा है इसमें, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने अभी? 111 तक कर दिया ना, और भी है इसमें, सॉरी थोड़ा सा पार्ट रह गया था, इसको भी कर देते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ठीक है, तो इसके थोड़े से एक गद्यांश और बच गया है, और ये भी काफ़ी इजी है। आप इस जो ये है दूसरा हमारा जो पद्यांश वाला हमने कर दिया है, गद्य खंड वाला जो है ये है। ठीक है, तो इस गद्यांश को पढ़ के हमें क्या करना है, क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, यह छूट गया था 111 के बाद के क्वेश्चन, तो यह इसी वीडियो में ही कर देते हैं इसको, क्योंकि अभी हमने 20 ही क्वेश्चन अभी कवर हुआ है, 10 क्वेश्चन और रह गए। ठीक है, तो जो एक पद्य वाला था हमने वो पार्ट कर दिया है कंप्लीट। उसके बाद का है, देखिए एक गद्यांश है, इसको पढ़ लेते हैं। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। ठीक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और चमक दिख नहीं रहा, दोनों का मेल है। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है। युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों से कोमलता से व्यवहार करें। यह बात अमर्यादात्मकता के लिए आवश्यक है। नम्र होना एक बहुत बड़ा गुण है। नम्र होने का मतलब दब्बूपन से नहीं है। दब्बूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण और प्रज्ञा मंद हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ये सभी हमारे चारित्रिक गुणों में समावित होने चाहिए। ठीक है, तो ये था गद्य। अब इसके हिसाब से यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे, उसको हम करते हैं। ठीक है, पहला है आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक माना गया है, तो यहाँ पर बोला है मानसिक स्वतंत्रता, बोला था ना, याद होगा आपको, मानसिक स्वतंत्रता आत्म संसार के लिए आवश्यक माना गया है। दूसरा है प्रश्न संख्या 113, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, समालोचना, रचनात्मक, सकारात्मकता, क्या बोला है, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। ठीक है, युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, छोटों से कोमलता का व्यवहार। ठीक है, महात्मा को दर्शाने की, बड़ों से बराबरी की, दूसरों के अधिकार की जताने की, तो ये सभी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 विल बी राइट। ठीक है, दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है, तो संकल्प क्षीण, यही इसका राइट होना चाहिए शायद। 1 मिनट। हाँ, दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है, यहाँ पर दिया गया है दब्बूपन की स्थिति संकल्प क्षीण होने और प्रज्ञा मंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है, आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति हमारे छात्रों में समावेशित होने चाहिए। तो दब्बूपन, नम्र होने का मतलब दब्बूपन नहीं है, दब्बूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण और प्रज्ञा मंद हो जाते। तो यहाँ पर पूछा है कि दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ला जाती है, संकल्प क्षीण, ये इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या कौन सा था ये, 115, तो
यह इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, प्रश्न संख्या 116 में है आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में कौन से गुण होने चाहिए, तो वो कौन सा था, अनुशासन, सरलता, उत्साह, श्रद्धा, यही था सेकंड, उत्साह और श्रद्धा। आपको याद रखना है कि पैसेज में क्या दिया गया। ठीक है, उसके बाद है 117 संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा, संस्कार से संस्कृत बनना चाहिए, वैसे संस्कार देख लेते हैं। संस्कार से क्या बनता है, इसका अगर विशेषण बनाएंगे तो जो संस्कार है जिसमें संस्कार है उसको क्या बोलेंगे, संस्कारता नहीं, संस्कारित नहीं, संस्कृत भी नहीं बोलेंगे क्योंकि संस्कृत भाषा है, तो संस्कारी बोलेंगे, जिसमें संस्कार है वो संस्कारी। विशेषता बताना चाहिए ना, जैसे अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे कि राम संस्कारी बालक है, तो यह इसकी विशेषता बता रहा है ना, संस्कारी विशेषण, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है परम आवश्यक का संधि विच्छेद करना, परम धन आवश्यक, तो ऑप्शन कौन सा होगा 3, परम धन आवश्यक, परमावश्यक लिख देते हैं, परम धन आवश्यक क्या बन जाएगा परमावश्यक। इसको किसके अंदर आता है, ये शायद दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, क्यों, जो बड़ी मात्राएं आती है, आ की मात्रा, ठीक है, 2 अ प्लस आ बन के आ बन रहा है, तो जो बड़ी मात्राएं बनती है वो दीर्घ संधि के आते हैं, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये तीनों जहां बनती है वो दीर्घ संधि के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद है किसमें ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, प्रज्ञता, आवश्यकता, समानता, जीवनता, समानता, जीवनता गलत हो जाएगा, आवश्यकता, आवश्यकता, प्रज्ञता, तो इन दोनों में से आप देख लीजिए, वैसे ही तो ये लग रहा है बट प्रज्ञा में भी हो सकता है, तो यह थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। प्रज्ञता, प्रत्यय लगाने से देखिए क्या होता है, अगर हम किसी में प्रत्यय लगाते हैं तो वह शब्द नया बन जाता है ना, तो प्रज्ञता का तो मीनिंग पता नहीं है, आवश्यकता तो इसी में लगेगा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा इसको, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है, तो मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है स्वतंत्र जीवन, स्वावलंबी जीवन, सार्थक जीवन, सदाचारी जीवन, तो इसमें लिखा था पैसेज में सदाचारी जीवन। ठीक है, तो अब ये सॉरी पहले 120 क्वेश्चन हुए थे, अभी 10 एक्स्ट्रा कर लिए तो हमारे टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। और लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप दे सकते हो, काफी ही सरल है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ हो, सिंपल ही है इसका लेवल, तो ये सोच सकते हो आप कि ये फ्री के ही है लगभग 30 मार्क्स। इसमें से अगर आपके 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं फिर भी आप सीईटी में क्या करोगे, काफ़ी अच्छा मार्क्स ले आओगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर ही पेपर में ये वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से करना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इस वीडियो में इतना ही, अब जो नेक्स्ट आएगी वीडियो वो आएगी इंग्लिश के लिए। ठीक है, इंग्लिश का पार्ट हम उसको मैं सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए कि इंग्लिश का कैसे करना है। तो लैंग्वेज वाला पार्ट जो है बहुत ईजी आता है, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से इसको एक बार बना के चले जाइए और लेवल इसका ईजी ही रहता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले इसी ही प्रकार की अन्य वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।